वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बिहार स्पेशल पर कई क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे और उसको डिस्क्राइब भी किया था। आज बिहारी स्पेशल है, चूंकि बीपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन जो है गौर से सुनिएगा। राइट रोल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ बिहार इन वहाबी मूवमेंट। सो वहाबी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस वहाबी मूवमेंट में बिहार की क्या भूमिका रही है इसको जानना है। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले हम ये जानेंगे वहाबी मूवमेंट था क्या। सो वहाबी मूवमेंट वाज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट एंड ये जो है 1820 से लेकर 1870 तक हिंदुस्तान में इस मूवमेंट को महसूस किया गया और ये मूवमेंट को पाया गया। दूसरा जो इसका जो पॉइंट है कि इसके लीडर कौन थे, तो इसके लीडर थे सैयद अहमद शहीद, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, बात यह कि इसको वहाबी मूवमेंट कहते क्यों हैं, क्योंकि सैयद अहमद शहीद वो एक स्कॉलर हैं अरब के, जिनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। तो उनकी टीचिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और उनकी टीचिंग से सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी टीचिंग से हिंदुस्तान में दो और मशहूर मुस्लिम स्कॉलर बहुत ही प्रभावित थे, एक शाह वलीउल्लाह और एक शाह अब्दुल अजीज। सो शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद शहीद, ये वो लोग थे, ये वो मुस्लिम क्लेरिक्स थे जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की टीचिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो इसी वजह से कहा जाता है मेन लीडर जो थे वहाबी मूवमेंट के वो सैयद अहमद शहीद हैं। लेकिन वहाबी मूवमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि सैयद अहमद शहीद वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो सऊदी अरब के मुस्लिम क्लेरिक थे, उनकी टीचिंग से मुतासिर थे, और इसी वजह से वो उस मूवमेंट को, जो मूवमेंट सऊदी अरब में चला, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि मुसलमानों को अपने इस्लाम की तरफ, अपने प्योरेस्ट फॉर्म, यानी जो इस्लाम 7th सेंचुरी में जो इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, उस इस्लाम की तरफ, कुरान की तरफ, इसी तरह से हदीस की तरफ उनको लौटना था। तो यही एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जो हिंदुस्तान में शुरू हुआ, जिसका मेन मकसद ये था कि उस वक्त की बात कर रहे हैं तो दूसरा मकसद जो था वहाबी मूवमेंट का कि हिंदुस्तान में एक मुस्लिम हुकूमत को इस्टेब्लिश करना, ये भी था। अब हम देखते हैं कि इसका ताल्लुक हमारे बिहार से कैसे है। तो देखा जाए कि वहाबी मूवमेंट का जो मेन सेंटर है वो बिहार था। 1822 में सैयद अहमद शहीद रायबरेली से यहाँ आए थे और उन्होंने अपने 4 खलीफा यहाँ पर नियुक्त किए थे, है ना। वो नाम है विलायत अली, इनायत अली, और इसी तरह से शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। ये 4 खलीफा थे। इनमें से शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन तो सैयद अहमद ऑफ रायबरेली के साथ अफगानिस्तान भी गए थे, और वहां पर उन्होंने बालाकोट की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा भी था, और वहां पर सैयद अहमद जो है वो शहीद हुए थे, इसीलिए उनके साथ नाम के साथ शहीद भी लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहाबी मूवमेंट में किस तरह से बिहार की भूमिका रही है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन पार्टिसिपेशन ऑफ बिहार इन होम रूल मूवमेंट। सो होम रूल मूवमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री में। तो हम देखते हैं कि बिहार से इसका ताल्लुक किस तरह से है। आपको पता होगा कि होम रूल जो मूवमेंट था उसकी शुरुआत जो है एनी बेसेंट ने किया था 1916 में। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था, और उसके बाद जो है दूसरा नाम जो आता है वो बाल गंगाधर तिलक का है। पुणे में उन्होंने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की थी। होम रूल मूवमेंट में यह था कि एक मूवमेंट था जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पर यह प्रेशर बनाया जाना था कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो लोग हिंदुस्तान में हुकूमत करने के सबसे ज्यादा दावेदार हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका ताल्लुक बिहार से कैसे जुड़ता है, क्योंकि ये होम रूल मूवमेंट की शुरुआत जो है 1916 में मद्रास में हुई है, फिर पुणे में हुई है। एनी बेसेंट एक नाम है और दूसरा बाल गंगाधर तिलक। तो बिहार में जो है होम रूल मूवमेंट की शुरुआत 16 दिसंबर 1916 को हुई है, और इसकी शुरुआत जो की है वो मौलाना मजहरुल हक ने की है। पटना में मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी मौजूद है। तो मौलाना मजहरुल हक जो है होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करते हैं 1916 में, और वो होम रूल मूवमेंट के पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं। और एनी बेसेंट ने देखा जाए तो उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि वही उसके ओरिजिन है। तो 1918 में पटना 2 मरतबा एनी बेसेंट भी आई थी, और यहाँ अलग अलग जगहों पर, है ना, होम रूल मूवमेंट की क्या आइडियोलॉजी थी, क्या प्रिंसिपल थे, क्या ऑब्जेक्टिव थे, है ना, उन सब पर उन्होंने लोगों से बात भी की थी।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ चंपारण सत्याग्रह became most important aspect of गांधीज आइडियोलॉजी। आप जानते हैं कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए, इंडिया में आए, तो चंपारण सत्याग्रह ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से गांधी जी को लोगों ने जाना और जहां गांधी जी को बापू की उपाधि भी मिली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। आपको मालूम होगा कि चंपारण में 3 कठिया सिस्टम था। 3 कठिया सिस्टम का मतलब ये है कि वहां हर एक किसान को, जिसके पास 1 बीघा जमीन है, उस 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठे जमीन पर उसको नील की खेती करनी पड़ती थी। आपको पता है कि 1 बीघा में 20 कट्ठा जमीन होता है और उस 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती करनी पड़ती थी। तो सवाल ये उठता है कि नील की खेती करने में प्रॉब्लम क्या था। तो बिहार के जो लोग हैं, स्पेशली जो चंपारण के जो लोग हैं, वो 3 कठिया सिस्टम को अपोज करते थे, क्योंकि नील की खेती में काफी मेहनत भी पड़ती थी और जो जमीन जो है उसकी फर्टिलिटी भी खत्म हो जाती थी और कोई ज्यादा उनको फायदा भी नहीं था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको मजबूर करती थी, इसीलिए 3 कठिया सिस्टम के खिलाफ जो है लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया और उसमें सबसे मुखर तौर पर जो सामने आए हैं वो राजकुमार शुक्ला हैं, क्योंकि वो भी एक किसान थे, फार्मर थे और सेम प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे। तो आपको पता होगा कि गांधी जी ने 1916 में कांग्रेस का एक सेशन लखनऊ में हुआ। 1916 में, चूंकि गांधी जी 1915 में आई ही है, 1916 में लखनऊ में एक सेशन हुआ। उस सेशन में गांधी जी भी थे और यहाँ से बिहार से राजकुमार शुक्ला भी गए और वहां गांधी जी से मुलाकात की और 3 कठिया सिस्टम के बारे में बताया। तो गांधी जी ने कहा कि जरूर मैं बिहार आऊंगा और आने के बाद वहां की गवर्नमेंट से बात करूंगा और सत्याग्रह शुरू करूंगा। जब गांधी जी बिहार जब आने लगे तो जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने गांधी जी को रोकना चाहा, लेकिन फिर भी वहां के लोगों का सपोर्ट हुआ और गांधी जी रुके नहीं, चंपारण पहुंच गए, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी दबाव में आ गई। और उसके बाद आपको पता होगा कि 1917 ही में चंपारण एग्रेरियन कमेटी, ये नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना की गई। उस वक्त लेफ्टिनेंट जो गवर्नर जो बिहार के थे वो थे एडवर्ड गेट, EDWARD, एडवर्ड GAIT। तो एडवर्ड गेट के साथ गांधी जी का निगोशिएशन हुआ और उसके बाद जो है 3 कठिया सिस्टम को यहाँ पर खत्म किया गया। इसलिए चंपारण सत्याग्रह इंडिया की हिस्ट्री में और बिहार की हिस्ट्री में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्या है। हाउ किसान सभा ऑफ स्वामी विद्यानंद डिड नॉट सक्सीड, कि किसान सभा जो स्वामी विद्यानंद के जरिए से जो खड़ा किया गया था किसान सभा, वो क्यों कामयाब नहीं हो पाया। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि वो क्या फैक्टर थी, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से किसान सभा की शुरुआत बिहार में पहली बार हुई। वो एक ही फैक्टर था, चंपारण सत्याग्रह। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी, राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर गांधी जी आते हैं और आने के बाद है ना अंग्रेजों से, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोहा लेते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर कर देते हैं। उसकी वजह से एक तरह का जोश, एक तरह का उल्लास वो बिहार के जो किसान थे उनके अंदर पैदा हो जाता है। और उस वक्त बिहार में अगर देखा जाए तो दरभंगा राज काफी ज्यादा एक सुपर पावर, काफी ज्यादा एक मशहूर नाम था। दरभंगा जो राज है, तो उसमें जितने भी किसान थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। तो इसी वजह से वो लोग चूंकि इंस्पिरेशन लेते हैं सत्याग्रह मूवमेंट से और इसीलिए वो अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं। उसी वक्त जो है एक काफी मशहूर नाम है जिसका नाम है स्वामी विद्यानंद। तो स्वामी विद्यानंद मधुबनी के जितने भी किसान हैं उन किसानों को एक जगह जमा करते हैं और उन किसानों को जमा करने के बाद एक किसान सभा की बुनियाद डालते हैं, फाउंड करते हैं उसे, और उन किसानों को वो बिल्कुल मजबूती के साथ जमाते हैं और उन किसानों को दरभंगा राज के खिलाफ खड़ा करते हैं ताकि वो दरभंगा राज से अपनी डिमांड कर सकें, उनके ऊपर जो जुल्म है, जो है ना, जो ऑपरेशन है, उनके खिलाफ आवाज उठा सके। और ये 1919 में हुआ जब स्वामी विद्यानंद ने मधुबनी के किसानों को, उस वक्त के जो दरभंगा महाराज थे, उनके खिलाफ इकट्ठा किया और अपनी मांगों को रखना सिखाया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो किसान सभा था ये कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो दरभंगा के जो महाराजा थे उनका काफी ज्यादा वर्चस्व था कांग्रेस पार्टी में। क्योंकि कांग्रेस सेशन जो 1886 में जो कलकत्ता में हुआ, पहला कांग्रेस सेशन 1885 में बॉम्बे हुआ, दूसरा 1886 कोलकाता में हुआ, उसको फाइनेंशियली तौर पर पूरा का पूरा सपोर्ट जो है वो
दरभंगा महाराज ने लक्ष्मेश्वर सिंह, तो उसको पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट लक्ष्मेश्वर सिंह ने किया था, जो दरभंगा स्टेट के जो राजा थे। तो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने भी उस किसान सभा को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। और देखा जाए तो इस किसान सभा का ज्यादा जो प्रभाव जो क्षेत्र था, जो हॉट स्पॉट था, जहां पर इस किसान सभा की काफी बातें मानी जाती थी, लोग काफी मुतासिर हुए, वो था पूर्णिया है, इसी तरह से सहरसा है, इसी तरह से भागलपुर है, इसी तरह से मधुबनी है, इसी तरह से मुंगेर है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि नॉर्थ बिहार में इस किसान सभा का ज्यादा ये था। और उसके बाद जो है दरभंगा महाराज ने दूसरा काम ये किया कि उसी वक्त 1922 में उन्होंने एक बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना उन्होंने की, और ये बताने की कोशिश की कि जो किसानों का जो असल में जो एक्चुअल माउथ पीस है, जो किसानों के कंसर्न को लेकर के आगे बढ़ रहा है, वो 1922 में बनाया हुआ बिहार प्रोविंशियल किसान सभा है, ना कि वो किसान सभा जिसको स्वामी विद्यानंद ने बनाया था। तो इस तरीके से स्वामी विद्यानंद के द्वारा स्थापित किया हुआ किसान सभा वो कामयाब नहीं हो पाया और नाकाम हुआ। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस आप तक आते रहेंगे और आई होप कि आप इंजॉय करेंगे, आपको इससे फायदा मिलेगा। थैंक यू, बाय फॉर नाउ, खुदा हाफिज।